नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कमलेश्वर जी द्वारा रचित कहानी दिल्ली में एक मौत। इससे पूर्व हम कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशिया चैनल पे पढ़ चुके हैं, जो कहानी नामक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। दिल्ली में एक मौत, यह कहानी वर्तमान में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है। इसके अलावा यह अन्य विभिन्न परीक्षाओं के सिलेबस में निर्धारित है। दिल्ली के अंतर्गत एक बहुत ही प्रसिद्ध और पैसे वाले व्यक्ति दीवान चंद जी की शव यात्रा का इसमें वर्णन है, या यूँ कहें कि दीवान चंद जी की शव यात्रा के माध्यम से वर्तमान समय में जो रिश्तों में जो कृत्रिमता फैल गई है, जो दिखावटीपन रह गया है, उसका वर्णन इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार लोग केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किसी शव यात्रा में शामिल होते हैं, ना कि किसी दुख या अफसोस की वजह से कि उनके परिवार को हमें सांत्वना देनी है या दुख प्रकट करना है या मन में कोई दुख का भाव हो किसी की मौत से। ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। सब कुछ संवेदना शून्य, केवल कृत्रिमता पर आधारित वर्तमान में रिश्ते रह गए हैं। इसी का वर्णन आज की कहानी में बहुत ही अच्छे ढंग से कमलेश्वर जी ने किया है। तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली में एक मौत नामक कहानी, और इसके कहानी के माध्यम से वर्तमान में बदलते हुए परिवेश में व्यक्तियों के बदलते हुए व्यवहार का अध्ययन भी हम करेंगे। लेखक लिखते हैं, मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब ना जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है। ऐसे मौके पर तो दुश्मनों का साथ भी दिया जाता है, किंतु सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है। पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर पहुंच रही है। अब यार ये जो है पुराने समय से मतलब कि अलग तरीके के परिवार से आए हुए व्यक्ति हैं, तो इनके मन में लग रहा है कि नहीं, मुझे तो शव यात्रा में शामिल होना ही चाहिए। तो इनकी जो भावना है उसमें कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है, बल्कि इन्हें लगता है कि जान पहचान वाले हैं तो उनकी शव यात्रा में शामिल होना चाहिए। अब ये अपने पड़ोस का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम हैं, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाज़ों से लग रहा है। ये आवाज़ें कानों में बस गई हैं। घर के हर हिस्से से आवाज़ें आ रही हैं। बांसवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टॉप जला दिया है। उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पर पॉलिश कर रहा है। ऊपर सरदार जी मूंछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। तिमंजले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। हालांकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अनुभव है सालों का, तो उन्हें सब मालूम चलता है घर से आने वाली आवाज़ों से कि किसके घर में क्या हो रहा है। कोहरे में बसें दौड़ रही हैं। जूं जूं करते भारी टायरों की आवाज़ें दूर से नज़दीक आती हैं और फिर दूर हो जाती हैं। मोटर रिक्शे बेतहासा भागे जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी बज रही है और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियाँ सुबह की शिफ्ट पर जा रही हैं। सख्त सर्दी है। सड़कें ठिठुरी हुई हैं और कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई भाग रही हैं। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। बेरूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही हैं। बसों में भीड़ है। लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़े हुए बैठे हैं और कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं, बाहें पसारे। उनकी हथेलियों में कीले नहीं, बस की बर्फीली चमकदार छड़ें हैं। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। तो पूरे वातावरण का उन्होंने वर्णन किया है, पूरा दृश्य बिंब हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। देखिए, कमलेश्वर जी हैं, मोहन राकेश हैं, ये सब लोग नई कहानियों की धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी अभी पढ़ी है। इसी मौत की खबर होगी। अखबार में छपा है कि आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। उनका शव कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुइयां शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी। और इस वक्त
सड़क पर आती हुई यह अर्थी उन्हीं की होगी। कुछ लोग टोपियां लगाए और मफलर बांधे हुए खामोशी से पीछे पीछे आ रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है। कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, पर मुझे ऐसा लगता है कि अर्थी के पीछे कुछ आदमी हैं। अब ये टोपी लगाना और मफलर बांधे हुए, ये तो वर्तमान में भी दिल्ली की पहचान बना हुआ है ना। ये सब जो जिसका वर्णन इन्होंने किया है, क्या बोले उसको, जिस परिधान का उन्होंने वर्णन किया, तो ये तो अब दिल्ली की पहचान बन गया, मफलर और टोपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाजा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है। यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया, जरा अपना आयरन देना, अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है। नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल ना खड़ा कर दे। मैं उसे फौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पैंट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। यानी उसको कोई काम होगा वहाँ पर, तो वो उसके लिए जाता होगा पासपोर्ट वगैरह बनवाने। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवान चंद की मौत की खबर पड़ी थी, मुझे हर क्षण वही खटका लग रहा रहता था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात ना कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे। तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा। अपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने उसे पुकारा, धर्मा कहाँ जा रहा है? सरदार जी के लिए मक्खन लेने, उसने वहीं से जवाब दिया। तो लगे हाथों लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है कि वे भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ और राहत मिली। जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं, तो मेरा तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों का या वासवानी परिवार का ही सेठ दीवान चंद के यहाँ ज़्यादा आना जाना था। मेरी तो 2-4-5 बार की मुलाकात भर थी। अगर ये लोग ही शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरा तो सवाल ही नहीं उठता। सामने वारजे पर मुझे मिसेज वासवानी दिखाई पड़ती हैं। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद थी। गाउन पहने हुए वे निकली हैं और अपना जूड़ा बांध रही हैं। उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, टास्लर जरा मुझे पेस्ट देना प्लीज़। मुझे और राहत मिलती है। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मैयत में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। दूरारे समाज रोड पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, पर वो भीतर आकर खड़ा हो जाता और कहता है, तुमने सुना दीवान चंद जी की कल मौत हो गई है? मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे ना बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफ़ेदी झलक रही है। वह शेव कर चुका है। वह आगे कहता है, बड़े भले आदमी थे दीवान चंद। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? बस मशीन आने भर की देर है, आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। यह कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है, पर किया क्या जाए। 8-10 मशीनें मेरे थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी कह रहा है, भाई शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो दीवान चंद जी ने मेरी बड़ी मदद की थी। उन्हीं की वजह से कुछ काम धाम मिल गया था। लोग बहुत मानते थे उन्हें। फिर दीवान चंद जी का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकाल कर पूछने लगते हैं, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है? वक्त तो 9 बजे का था। शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए, वह कह रहा है। और मुझे लगता है कि यह बात शव यात्रा के बारे में ही है। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तभी मिसेज वासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, मेरे ख्याल से प्रमीला वहाँ जरूर पहुँचेगी। क्यों डाशलक? पहुँचना तो चाहिए, तुम ज़रा जल्दी तैयार हो जाओ। कहते हुए मिस्टर वासवानी वारजे से गुजर गए। अतुल मुझसे पूछ रहा है, शाम को कॉफ़ी हाउस की तरफ जाना होगा? शायद चला आऊँ। कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूँ और वह वापस अपने कमरे में चले जाता है। आधे मिनट बाद उसकी आवाज़ फिर आती है, भाई बिजली आ रही है? मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं जवाब देता हूँ, हाँ आ रही है। मैं जानता हूँ कि वह इलेक्ट्रिक रॉड से गर्म पानी कर रहा है, इसलिए उसने पूछा। बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज़ की तरह अदब से आवाज़ लगाता है। सरदार जी उसे ऊपर बुला लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और वह अपने नौकर को हिदायतें दे रहे हैं, खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भूनकर लाना और सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूँ कि सरदार जी का नौकर कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता और ना ही उनके मन की चीज़ें पकाता है। बाहर सड़क पर कोहरा अभी भी घना है, सूरज की किरणों का पता नहीं। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेढ़ी लाकर खड़ी कर ली है। रोज की तरह वह प्लेटें सजा रहा है
उसकी खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। 7 नंबर की बस छूट रही है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले जा रहे हैं और क्यू में खड़े और लोगों को कंडक्टर पेश की टिकट बांट रहा है। हर बार जब भी वह पैसे वापस करता है तो रेलगाड़ी की खनक यहाँ तक आती है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है। और अब अर्थी कुछ और पास आ गई। नीली साड़ी पहन लूं? मिसेज वासवानी पूछ रही हैं। वासवानी के जवाब देने की घुटी घुटी आवाज़ से लग रहा है कि वह टाई की नॉट ठीक कर रहा है। देखिए कितना सूक्ष्म विश्लेषण है, ऐसा बिल्कुल जीवंत वर्णन है, जैसे कि हम एक फ्लैट में रह रहे हैं, आसपास के फ्लैट्स में ये सब चीज़ें घटित हो रही हैं। बिल्कुल वो तो एक दीवार से सटे ही होते हैं, उनकी जो पूरी सोसाइटी है वो तो उन्हें सब घरों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और सुनाई दे रही है उससे भी ज़्यादा उनका अनुभव है, वर्षों से वो एक जगह रह रहे हैं, तो उनका अनुभव से उन्हें सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि अब ये हो रहा है, अब यह हो रहा है। जो परीक्षार्थी चैनल पर पहली बार हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हिंदी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितनी भी सिलेबस में आपकी कहानियाँ, निबंध, उपन्यास, नाटक, साथ ही साथ कविताएँ, कबीर, मीरा वगैरह मध्यकालीन जो भी साहित्य, सब कुछ जो लगा हुआ है चैनल पे उपलब्ध है। साथ ही साथ पुराने पेपर भी उपलब्ध हैं। बस आपको करना यह है कि चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करनी है और अपने सिलेबस के अनुसार रचनाओं को वहाँ से पूरा पढ़ना है। ये नए विद्यार्थियों के लिए, और जो भी विद्यार्थी मेरे इन वीडियोस को, मेरे नहीं बल्कि हमारे इन वीडियोस को अन्य लोगों तक, अपने मित्रों तक शेयर कर रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद मैं देना चाहूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार जी के नौकर ने उनका सूट ब्रश से साफ करके हैंगर पर लटका दिया और सरदार जी शीशे के सामने खड़े होकर पगड़ी बांध रहे हैं। अतुल मवानी फिर मेरे सामने से निकला है। पोर्टफोलियो उसके हाथ में, पिछले महीने बनवाया हुआ सूट उसने पहन रखा है। उसके चेहरे पर ताजगी है, जूतों पर चमक। आते ही वह मुझे पूछता है, तुम नहीं चल रहे हो? और मैं जब तक पूछूं कि कहाँ चलने को वह पूछ रहा है, वह सरदार जी को आवाज़ लगाता, आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं कि वासवानी ऊपर से ही मवानी का सूट देखकर पूछता है, ये सूट कहाँ सिलवाया? उधर खान मार्केट में, बहुत अच्छा सिलाए, टेलर का पता हमें भी देना। फिर वह अपनी मिसेज को पुकारता है, आ जाओ डियर। अच्छा मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम आओ, कहता हुआ वह भी मवानी और सरदार जी के पास आ जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछा, लाइनिंग इंडियन है न इंग्लिश? बहुत अच्छा फिटिंग है, कहते हुए वे टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेज वासवानी बाहर से पर दिखाई पड़ती हैं। अर्थी अब सड़क के ठीक मेरे कमरे के नीचे है। उसके साथ कुछ एक आदमी है, 1-2 कारें भी हैं जो धीरे धीरे रेंग रही हैं और लोग बातों में मशगूल हैं। मिसेज वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरती हैं तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं और इससे पहले कि वे लोग बाहर जाएं, वासवानी मुझसे पूछता है, आप नहीं चल रहे? आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ, और दूसरे क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझे कहाँ चलने को कहा। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूँ कि वे चारों घर के बाहर हो जाते हैं। अर्थी कुछ और आगे निकल गई और एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी होती है। चलाने वाले साहब शव यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बातें करते हैं और कार सर्र से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के साथ पीछे जाने वाली दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती हुई चली जाती हैं। मिसेज वासवानी और वे तीनों लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। मिसेज वासवानी ने फर कॉलर डाल रखा है, शायद सरदार जी अपने चमड़े के दस्ताने पहने हैं, और वे चारों टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है और उसमें से खिलखिलाने की आवाज़ें मुझे सुनाई पड़ रही हैं। वासवानी आगे सड़क पर जाती अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहा है। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब न जाने मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का भी साथ दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने वाली बात भीतर ही भीतर कौंच रही है। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकालकर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। मुझे मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुँचा देते हैं और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए हुए हैं और 7 आदमी साथ चल रहे हैं। 7वां मैं ही हूँ।
और मैं सोच रहा हूँ कि आदमी के मरते ही कितना फ़र्क पड़ जाता है। पिछले साल दीवान चंद ने अपनी लड़की की शादी की थी तो हज़ारों की भीड़ थी, कोची के बाहर कारों की लाइनें लगी हुई थी। मैं अर्थी के साथ साथ लिंक रोड पर पहुंच चुका हूं और अगले मोड़ पर ही पंचकुइया शमशान भूमि है। और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं, औरतों की भीड़ एक तरफ खड़ी है, उनकी बातों की ऊंची ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं। उनके खड़े होने में वही लचक है जो कनॉट पैलेस में दिखाई पड़ती है। सभी के जूड़ों के स्टाइल अलग अलग है। मर्दों की भीड़ से सिगरेट का धुआं उठ उठकर कुहरे में घुला जा रहा है और बात करती हुई औरतों के लाल लाल होंठ और सफ़ेद दांत चमक रहे हैं और उनकी आंखों में एक गुरूर है। यानी सब लोग ऐसे तैयार बनठन के आए जैसे पता नहीं कहीं जश्न के लिए जा रहे हैं। चलिए, अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया गया है। अब खामोशी छा गई है। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ शव के इर्द गिर्द जमा हो गई है और कारों के शोफर हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए अपनी मालकिनों की नज़रों का इंतजार कर रहे हैं। मेरी नज़र वासवानी पर पड़ती है। वह अपनी मिसेज को आँख के इशारे से शव के पास जाने को कह रहा है और वह कि एक औरत के साथ खड़ी बात कर रही है। सरदार जी और अतुल मवानी भी वहीं खड़े हुए हैं। यानी कि सब इस उसमें के शव यात्रा में कोई शामिल नहीं हुआ। जहाँ शमशान भूमि में सब पहुँच गए तो क्योंकि वहाँ पे बड़े लोगों की वो अखबार में आएगा तो फ़ोटो वोटो खींचेंगे। यानी टोटली दिखावा है, बाकी किसी को उनके मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि उन्होंने लोगों की बहुत मदद की है। शव का मुंह खोल दिया गया और अब औरतें फूल और मालाएं उसके इर्द गिर्द रखती जा रही हैं। शोफर खाली होकर अब कारों के पास खड़े सिगरेट पी रहे हैं। एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुरसुराने लगती है और पीछे हट जाती है। और अब सभी औरतों ने रुमाल निकाल लिए हैं और उनकी नाकों से आवाज़ें आ रही हैं। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियां जलाकर शव के सिरहाने रख दी हैं और वे निश्चल खड़े हैं। आवाज़ों से लग रहा है कि औरतों के दिल को ज़्यादा सदमा पहुंचा है। अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज़ निकालकर वासवानी को दिखा रहा है। मेरे ख्याल से वह पासपोर्ट का फॉर्म है। अब शव को भीतर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। भीड़ फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। शोफरों ने सिगरेटें या तो पी ली हैं या बुझा दी हैं और वे अपनी अपनी कारों के पास तैनात हैं। शव अब भीतर पहुंच चुका है। मातम पुरसी के लिए आए हुए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आ रही हैं। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ लोग रीडिंग रोड बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी घना है। सड़क से बसें गुजर रही हैं। मिसेस वासवानी कह रही हैं, प्रमिला ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी स्वीकृति में सिर हिला रहा है। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही हैं और बाय बाय की कुछ आवाज़ें आ रही हैं। कारें स्टार्ट होकर जा रही हैं। यानी सब कुछ वर्णन है कि वहाँ पे जितनी भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है सबका सूक्ष्म वर्णन है। और सबसे ज़्यादा वर्णन किसका है? आवाज़ों के माध्यम से। पूरी कहानी के शुरू से लेकर हर तरीके की आवाज़ का वर्णन है। आवाज़ के माध्यम से, क्योंकि कोहरा घना है तो इतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आवाज़ के माध्यम से सब कुछ ज़्यादा पता चल रहा है। कारों में, या फिर ये कह लीजिए किसी तरीके से कहानी को लिखा गया। कारों में अतुल मवानी और सरदार जी भी रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ गए। और मैं खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहीं से सीधा काम पर निकल जाता, लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरह वे भी यूं ही चले आए। उन्होंने ज़रूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वो भी तैयार होकर आते। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई ही है और मैं शव यात्रा में शामिल भी हुआ हूँ। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है और यह है दिल्ली की एक मौत का वर्णन। अब गांव में तो फिर भी देखिए बहुत दहाड़े मार मार कर रोते हैं, है ना, और दिखावा वहाँ पर भी है। ठीक है, अब कैसे, तो आप कहोगे कि नहीं गांव में ज़्यादा संवेदना निश्चल लोग, लेकिन दुख तो केवल परिवार के लोगों को ही होता है। और वो भी जो सर्वाधिक जिनके जाने से कुछ अकेला, मतलब जो ज़्यादा निकटवर्ती होते हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं को दुख होता है। बाकी जैसे गांव के आते हैं करते हैं तो खूब लंबा घूंघट मार के खूब दहाड़े मार मार के रोती हैं और फिर 5 मिनट बाद ही मतलब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि शव यात्रा और ये सब एक दिखावे की चीज़ रह गई है। पहले शव यात्राओं के बाद स्नान होता था, घर के अंदर लोग प्रवेश नहीं करते थे, बाहरी स्नान वगैरह होता था, उसके बाद ही घर आते थे। लेकिन अब सब तैयार होकर जाते हैं सूट वूट पहन के और डायरेक्ट वहाँ से अपने अपने ऑफिस को, अपने अपने दफ्तर को निकल जाते हैं।
कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पूरी कहानी आप पढ़ लेते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं करते हैं। आपने भी इस तरीके की देखा होगा अपने आसपास, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मिलती हूँ कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।